अस्सलाम वालेकुम। हम जो खुराक खाते हैं उसके अंदर मौजूद मालिक्यूल्स और वाटर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर हमारे ब्लड से इन मालिक्यूल्स और वाटर को हमारे सेल्स तक पहुंचाया जाता है। हमारे सेल्स इन मालिक्यूल्स को मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बहुत सा वेस्ट मटेरियल भी बनता है और वो वेस्ट मटेरियल हमारे सेल्स से ब्लड के अंदर रिलीज़ होता है। इसी के साथ हमारे ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा वाटर भी मौजूद होता है। अब इस एक्स्ट्रा वाटर को और डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि यूरिया और साल्ट्स वगैरह को ब्लड से कैसे रिमूव किया जाता है, इसके लिए हमारे अंदर मौजूद होता है यूरिनरी सिस्टम। हमारे यूरिनरी सिस्टम का मेन पार्ट हमारी किडनीज़ हैं, जहां ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन बनाया जाता है। यानी किडनीज़ ब्लड को फ़िल्टर करके वेस्ट मटेरियल को यूरिन की शक्ल में बाहर निकालती हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूरिन बनती कैसे है, कैसे हमारे ब्लड में से वेस्ट को रिमूव किया जाता है। हमारी किडनीज़ के अंदर फंक्शनल यूनिट मौजूद होते हैं जो कि यूरिन बनाते हैं, उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन तक नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। यूरिन बनने का अमल 3 फेजेस यानी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। हर दफ़ा जब हमारा दिल धड़कता है तो लेफ़्ट एट्रियम से जो ब्लड जिस्म की तरफ जाता है उसमें से 20% हमारी किडनीज़ की तरफ जाता है। हमारी किडनीज से 1 मिनट में तकरीबन 1 लीटर ब्लड गुजरता है। रीनल आर्टरी हमारी किडनी के अंदर ब्लड लेकर जाती है। किडनी के अंदर ये रीनल आर्टरी और स्मॉल आर्टरीज़ में डिवाइड होती है। उन्हीं स्मॉल आर्टरीज से एफेरेंट आर्ट्रियोल अराइज होती हैं। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती हैं। इन्हीं एफेरेंट आर्ट्रियोल से कुछ स्पेशल कैपिलरीज निकलती हैं जिन्हें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोला जाता है। इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को बोमेन कैप्सूल ने सराउंड किया हुआ होता है। बोमेन कैप्सूल कप शेप या सी शेप स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की सराउंडिंग में मौजूद होता है। यूरिन बनने का पहला स्टेप यानी प्रेशर फिल्ट्रेशन इसी जगह पर होता है। जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर आता है तो ब्लड का प्रेशर इन कैपिलरीज के अंदर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वेस्ट मटेरियल और कुछ न्यूट्रिएंट्स इन कैपिलरीज के अंदर मौजूद स्मॉल पोर्स को क्रॉस करके बोमेन कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर एक बात, ब्लड सेल्स और लार्ज प्रोटीन्स ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती, यानी ब्लड सेल्स और लार्ज प्रोटीन्स ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही रहते हैं, वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके बोमेन कैप्सूल के अंदर नहीं जाते। अब ये जो वेस्ट मटेरियल और कुछ न्यूट्रिएंट्स बोमेन कैप्सूल के अंदर फ़िल्टर होकर आते हैं, इन्हें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला जाता है। याद रखिएगा, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस, वाटर और मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि यूरिया वगैरह मौजूद होता है। फिर यूरिन बनने के दूसरे अमल में यानी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद यूज़फुल मालिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कुछ साल्ट और कुछ वाटर को ब्लड के अंदर दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन होती कैसे है? जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है तो इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को भी बहुत सारी कैपिलरीज जिन्हें पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोला जाता है उन्होंने सराउंड किया हुआ होता है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कुछ वाटर और साल्ट्स इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से ब्लड कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरह से फिर ये फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले में मूव करता है। लूप ऑफ हेनले की सराउंडिंग में भी कैपिलरीज मौजूद होती हैं। वाटर और साल्ट्स लूप ऑफ हेनले से इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसी के साथ नेफ्रॉन का आखिरी हिस्सा जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है, यहाँ से भी कुछ साल्ट्स ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब होते हैं। याद रखिएगा, इन सब पार्ट्स के अंदर यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता बल्कि यहाँ पर सेक्रीशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। यानी ब्लड में से कुछ वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि यूरिया, क्रिएटाइन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन आयंस इन ट्यूब्स यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मूव करते हैं। इस अमल को सेक्रीशन कहते हैं। इससे यूरिन और ब्लड की पीएच भी मेंटेन रहती है। फिर इस यूरिन को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन होती हैं। फिर कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस के अंदर ओपन होती हैं। फिर इस यूरिन को रीनल पेल्विस से यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लाया जाता है, जहां पर इस यूरिन को स्टोर किया जाता है।
नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 400 से 500 मिलीलीटर तक यूरिन स्टोर हो सकती है। इसके बाद इस यूरिन को यूरिथ्रा के ज़रिए बाहर रिलीज़ किया जाता है।